Hello students, welcome to online classes श्रीमती भगवती देवी स्कूल एम कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड अलवर। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। आज जो हम पढ़ेंगे उस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़ेंगे, यानी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ चुके थे, डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ चुके थे, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ चुके थे, उनका परमाणु आकार पढ़ चुके थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे चौथा वो पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति वो पढ़ेंगे, यानी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति। पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति। पहले मैं आपको बता दूं पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति है क्या, हम कैसे पता करें। सिंपल सी बात है कि कोई भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर सर्कुलेट होते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। जैसे मैं पदार्थ में परमाणु की बात हम करें तो ये परमाणु का नाभिक के चारों तरफ क्या हो गया, कक्षाएं होंगी। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर काटता है। और एक रूल हमने ये पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दो प्रकार की गति करता है। एक तो गति करता है चक्रण गति, और जो दूसरी गति करता है वो गति करता है कक्षीय गति। यानी पदार्थ में जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो प्रकार की गति करता है। एक तो गति करता है चक्रण गति और एक गति करता है कक्षीय गति। देखो कैसे कि नाभिक के चारों तरफ ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ये चक्कर काटेगा, तो ये तो इसकी कौन सी गति होगी, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेट होगा, तो ये तो कौन सी गति होगी, कक्षीय गति। दूसरा हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर काटने के अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट होते रहते हैं। जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, साथ में अपने अक्ष पे भी क्या होती है, चक्कर काटती है, यानी रोटेट होती है। और हमने एक रूल पढ़ा है, कोई भी आवेशित आयन, अब आवेशित आयन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस। तो कोई भी आवेशित आयन जब सर्कुलेट होता है, यानी जब चक्कर काटता है तो एक लूप बन गया। तो जब सर्कुलेट होगा, लूप बन गया, तो वो आवेशित आयन अपने ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है। पढ़ा होगा आपने, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। तो जब ये जो चक्कर काटेंगे दो प्रकार की गति करेंगे, एक तो चक्रण गति एक कक्षीय गति, तो दोनों ही गति से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा, जिससे वो पदार्थ है वो एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। यह आपने पढ़ा भी होगा कि अगर हम इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें तो इलेक्ट्रॉन साइड तो दाएं हाथ का रूल लगाते हैं, तो थंब की साइड में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चक्रण गति एक कक्षीय गति, कक्षीय गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। क्या उत्पन्न करेगा, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। जबकि चक्रण गति के कारण जो उत्पन्न आघूर्ण होगा वो होगा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और चक्रणीय चुंबकीय आघूर्ण को मैं म्यू एस से प्रदर्शित करूंगा, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को मैं म्यू एल से प्रदर्शित करूंगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के ऊपर सर्कुलेट होता है तो उसका चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो आता है √4s(s+1). किसकी वैल्यू लिखी है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। जबकि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण √L(l+1) होता है। तो ये दो प्रकार की गति करता है। अब इन दोनों गतियों से जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है उन दोनों का जो योग होगा वो उस पदार्थ या अणु की कुल चुंबकीय प्रवृत्ति हो जाएगी। यानी किसी पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू किसके हो गया, म्यू एस के प्लस म्यू एल। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात किसकी करते हैं, हम पढ़ रहे हैं
संक्रमण धातुएं। क्या पढ़ रहे हैं हम? संक्रमण धातुएं पढ़ रहे हैं। इन संक्रमण धातुओं में कक्षीय गति का योगदान 0 होता है। आता है संक्रमण धातुओं का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो केवल और केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण पर ही निर्भर करता है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनमें चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण प्लस कक्षीय चक्रण चुंबकीय आघूर्ण दोनों का योगदान होता है, तो वहां चुंबकीय आघूर्ण दोनों के योग से पढ़ेंगे। यहां केवल यानी संक्रमण धातु है डी ब्लॉक तत्वों में केवल कुल चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस के इक्वल होता है, और म्यू एस क्या है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू एस। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं कि म्यू जो है इज इक्वल टू लिख सकता हूं अंडर रूट 4s s प्लस 1। s जो है चक्रण क्वांटम संख्या, s इज इक्वल टू क्या होता है? n/2। n जो है वो क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है? यदि s की वैल्यू इसमें n/2 लिखोगे तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट। चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई होती है वो बोर मैग्नेट में होती है। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो संक्रमण धातुओं का चुंबकीय आघूर्ण जो हम निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट। यहां जो n है वो क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? तो ये तो हमने पहले टॉपिक पढ़ा चुंबकीय गुण पढ़ने से पहले कि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे होती है, यानी उसको चुंबकीय प्रवृत्ति जो है उसके क्या कारण है। तो दो रीजंस है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, कक्षीय गति। चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। इन दोनों चुंबकीय आघूर्ण का योग उस पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा। फिर मैंने कहा कि जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है इसका योगदान संक्रमण धातुओं में 0 होता है। अतः कुल चुंबकीय आघूर्ण संक्रमण धातुओं किसके बराबर हुआ? म्यू एस के। तो इसका कुल चुंबकीय आघूर्ण अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट होगा। म्यू बराबर 4s s प्लस 1 होता है। s क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या, और s इक्वल टू होता है n/2। तो ये हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति। अब हम पढ़ेंगे संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुण। संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुण। संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुण। संक्रमण धातु के जो चुंबकीय गुण हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हम पढ़ेंगे प्रतिचुंबकत्व, दूसरा हम पढ़ेंगे अणुचुंबकत्व, तीसरा जो हम पढ़ेंगे लौह चुंबकत्व, और इसके अलावा भी दो हम और पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे प्रतिलोह चुंबकत्व, एक फेरो चुंबकत्व। ये इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? लौह चुंबकत्व को फेरो चुंबकत्व। तो देखो प्रतिचुंबकत्व पढ़ेंगे, अणु चुंबकत्व पढ़ेंगे, लौह चुंबकत्व पढ़ेंगे, विपरीत फेरो इसको लौह चुंबकत्व को क्या बोलते हैं? फेरो चुंबकत्व। तो एक पढ़ेंगे प्रति लौह चुंबकत्व। तो सब अब हम यहाँ ये देखेंगे कि जो हमारे यूनिट के अंदर है वो 3 दे रखे हैं मेनली, क्योंकि जो 5 जो थे वो अपने 12th क्लास में पढ़ भी लिए हैं। तो देखो पहले तो इन 3 को पढ़ेंगे फिर 2 को भी पढ़ लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व क्या है? कि वे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और पदार्थ के इस गुण को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व। जैसे अगर मैं किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रखता हूं, तो यदि यह पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है, ऐसे देखो इसमें से होके नहीं जा रही है बल रेखाएं, तो ये जो ऐसे कर रहा है, तो इस पदार्थ, ये जो पदार्थ रखा है, इस पदार्थ को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहली बात। दूसरी बात है कि प्रतिचुंबकत्व जो है वह उन पदार्थों में पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हो। तो युग्मित अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हो, युग्मित अवस्था में हो, जिसके कारण उसका कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य आ जाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की इधर है और एक डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की इधर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, जिससे कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हुआ कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो कंडीशंस है वो क्या है कि उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि यदि ऐसे पदार्थ की छड़ को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह उसके लंबवत स्थिर होने का प्रयास करती है। ये है, मैंने ये कोई पदार्थ बनाया तो ये इसके लंबवत होगी। यानी तीसरा पॉइंट ये था कि ऐसे पदार्थ की छड़ को यदि आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके लंबवत प्रदर्शित होने का, व्यवस्थित होने का क्या करती है, प्रयास करती है। फोर्थ पॉइंट है ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण 0 है। तो ये तो हमने बात की किसकी, प्रतिचुंबकत्व की। अब हम बात कर रहे हैं अणुचुंबकत्व की। अणुचुंबकत्व क्या है कि जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अर्ध चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है। देखो ये चुंबकीय बल रेखा इस पदार्थ में से क्या हो रही, गुजर रही है, तो इसका कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होता है। और इसकी जो कंडीशंस है कि पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना जरूरी है, तभी वो कैसा होगा, अणुचुंबकीय पदार्थ होगा। और पदार्थ का यह गुण अणुचुंबकत्व कहलाता है। क्लियर है। और ऐसे पदार्थ जो है उनका चुंबकीय आघूर्ण किस फॉर्मूले से निकालते हैं, अभी पढ़ा था √NN+2 बोर मैग्नेट। इस सूत्र से हम उस पदार्थ का क्या निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। और यहाँ जो N है, ये N क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लियर है। अणुचुंबकत्व जो है वो ताप से प्रभावित होता है। क्या होता है, ताप से प्रभावित होता है। बढ़ाओगे तो अणुचुंबकत्व गुण कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, यदि ऐसे पदार्थ की छड़ को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह उनके मध्य में व्यवस्थित होने का प्रयास करेगी। तो वो छड़ कौन सी होगी, आपकी अणुचुंबकत्व। क्लियर है। अणुचुंबकत्व जो है वो अधिक होता है देन किससे, प्रतिचुंबकत्व से। एक बात और, अणुचुंबकत्व का गुण सभी संक्रमण धातुओं में पाया जाता है, क्योंकि अधिकांश जो संक्रमण धातुएं हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्या कहोगे कि संक्रमण धातुओं का अधिकांश जो गुण है वो कैसा है, अणुचुंबकत्व का। अब हम बात कर रहे हैं लौह चुंबकत्व। तो लौह चुंबकत्व क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यानी जब हम ऐसे पदार्थ की छड़ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस पदार्थ में स्थायी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। जैसे ये ज्यादातर Fe में पाया जाता है। इस Fe में पाए जाने के कारण इसको हम फेरो चुंबकत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरो चुंबकत्व भी कहते हैं। फेरस में पाया जाता है, निकेल में पाया जाता है, कोबाल्ट में पाया जाता है। जैसा अपन हम बात करें कि किसी भी लोहे के आलपीन को जब हम चुंबक के आसपास रगड़ते थे बचपन में, और हम उसको रगड़ने के बाद 1 मिनट बाद जब हटा लेते थे तो वो जो आलपीन थी हमारे पास, वो आलपीन को दूसरी आलपीन के पास ले जाते थे तो वह आलपीन उन आलपीन के साथ क्या हो जाती थी, चिपक जाती थी। तो इसका मतलब वो आकर्षित कर रहा था। इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकत्व। अच्छा, ये लौह चुंबकत्व जो है उसमें क्या होता है, इन पदार्थों में छोटे छोटे डोमेन होते हैं। और डोमेन क्या होता है इस लौह चुंबकत्व में,
एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। यानी लौह चुंबकत्व जो होता है उसमें डोमेन व्यवस्था इस तरह से होती है, और जब डोमेन व्यवस्था इस तरह से होती है तो उसका कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 होता ही नहीं है। भी एक दूसरे कैंसिल आउट कर ही नहीं रहे डोमेन, यानी ये इसकी क्या है, डोमेन व्यवस्था है। और डोमेन व्यवस्था है ऐसी है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, और कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक होगा। क्लियर है। थर्ड क्या पढ़ा है हमने, लौह चुंबकत्व। अब जो फोर्थ है वो है प्रतिलोह चुंबकत्व। प्रतिलोह चुंबकत्व क्या है, ये प्रतिलोह चुंबकत्व में डोमेन जो व्यवस्था होती है वो लोह चुंबकत्व की तरह ही होती है, लेकिन इसमें डोमेन व्यवस्था एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, जिससे कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। जैसे इसमें डोमेन व्यवस्था कैसे होगी, अगर एक डायरेक्शन ऐसे है तो दूसरी डायरेक्शन ऐसे होगी, एक डायरेक्शन ऐसे है तो दूसरी डायरेक्शन ऐसे होगी, एक डायरेक्शन ऐसे है तो दूसरी डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी कुल चुंबकीय आघूर्ण इसका क्या हो जाएगा, 0। तो अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो 4 पढ़ चुके हैं, प्रतिचुंबकत्व, अणुचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व और प्रति लौह चुंबकत्व। एक जो पांचवा है वो है फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व, इस फेरी चुंबकत्व में भी क्या होता है, इसके जो गुण होते हैं वो लौह चुंबकत्व के समान ही होते हैं, लेकिन इसमें जो डोमेन व्यवस्था होती है, इसमें फेरी चुंबकत्व में इसमें जो डोमेन व्यवस्था होती है वो लौह चुंबकत्व के समान ही होती है, लेकिन जो डोमेन होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, असमान होते हैं। जैसे अगर दो डोमेन की डायरेक्शन ऐसे है तो एक डायरेक्शन ऐसे जाएगी, तो दो डायरेक्शन ऐसे है तो एक डायरेक्शन ऐसे जाएगी, दो डायरेक्शन ऐसे है तो एक डायरेक्शन है, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण इसमें क्या है, 0 नहीं होता है। क्लियर है। और ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, फेरी चुंबकत्व। क्लियर। तो अपन ने जो पढ़े हैं आज वो हमने ये पढ़ा है संक्रमण धातुओं की चुंबकीय गुण। इस संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुण पहला प्रतिचुंबकत्व, अणुचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व। चुंबकीय गुण किस कारण उत्पन्न होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, समझ, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।